नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। खास पेशकश लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गुमा। मंगलवार रात दिल्ली में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र अफगानिस्तान था, लेकिन इसका असर दिल्ली एनसीआर में महसूस किया गया। हालात ऐसे बन गए कि लोग अपने घर दफ्तर से तुरंत बाहर निकले। पैनिक की स्थिति बन गई। एक महीने में ये तीसरी बार है जब राजधानी और एनसीआर में भूकंप आया। धरती की पहली परत यानी क्रस्ट की गहराई 5 से 70 किलोमीटर है, लेकिन अफगानिस्तान में जो भूकंप आया वो 156 किलोमीटर की गहराई में बताया जा रहा है, यानी हमारी धरती की ऊपरी परत से 2 गुना नीचे। बात स्पष्ट है कि भारतीय प्लेट ने यूरेशियन या तिब्बत प्लेट को टक्कर दी, या फिर उन दोनों में से किसी ने भारतीय प्लेट को दबाया है। अगर भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापी जाए तो 5 से ज्यादा, उसकी पहली लहर 10 मिनट में 500 किलोमीटर तक फैल जाती है। यानी दिल्ली में भूकंप का केंद्र बनता है तो लखनऊ तक भूकंप की पहली लहर 10 मिनट में पहुंच जाएगी। दिल्ली एनसीआर भूकंप के 5वें और 4थे जोन में है। यहाँ के लोगों को सतर्क रहने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम भूकंप को ना रोक सकते हैं ना ही इसको टाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में भूकंप से संबंधित अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जाएं। 5वें जोन में देश के कुल भूखंड का 11% हिस्सा आता है। चौथे जोन की बात करें तो वहां 18% और तीसरे और दूसरे जोन में 30%। सबसे ज्यादा खतरा जोन 4 और 5 वाले इलाकों को है। भूकंप के लिहाज से अगर उत्तराखंड की बात करें तो वो एक चिंताजनक बात बन जाती है। पिछले 2 महीनों में उत्तराखंड में 16 बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। उत्तराखंड जोन 5 में आता है। नेशनल जियोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा उत्तराखंड में तुर्की जैसे भूकंप की संभावनाओं के बाद सबकी चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। एनजीआरआई के वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि उत्तराखंड में भी इस तरह के भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है कि उत्तराखंड में किसी बड़े भूकंप की बात कही गई हो, लेकिन जब वर्तमान में तुर्की की तबाही हम सबके सामने आई हो तो ये एक बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक ऐसा भूकंप उत्तराखंड में आने की संभावना जता रहे हों तो किसी बड़े खतरे को सीधे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। इसकी वजह यह है कि उत्तराखंड सेंट्रल सिस्मिक गैप है। लंबे समय से हिमालयी क्षेत्र में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। साफ है उत्तराखंड में बड़ा भूकंप आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कब आएगा इसका कोई सही समय भी नहीं बता सकता। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसको लेकर आखिरकार हम तैयार कितने हैं और हमें इसको लेकर किस तरह की तैयारी करने की आवश्यकता है। तो आज की पड़ताल और आज की चर्चा इसी को लेकर। तो देखिए, भूकंप कल जिस तरह से दिल्ली एनसीआर को दहलाया, उसके बाद लोगों में पैनिक जरूर लगा, लेकिन सवाल ये कि कितनी तैयारी और कितनी तैयारी की हमें आवश्यकता है और आखिरकार आता क्यों है ये, क्या इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। तफ्तीश से चर्चा करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे, एक आम आदमी के नजरिए से भी उसको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये भूकंप आखिरकार किस लिए, क्यों, किन कारणों से आ रहा है, किन वजहों से आ रहा है और हम क्या कर सकते हैं। खास पैनल हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए आज मौजूद है। सभी का हम स्वागत और परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सुशील कुमार रोहिला जी जुड़ चुके हैं, सिस्मोलॉजिस्ट, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव, वैज्ञानिक जुड़े हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ प्रोफेसर दीपक भट्ट जी, भू वैज्ञानिक जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सुशील कुमार रोहिला जी, आप ही से कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए समझना चाहेंगे आपसे, सबसे पहले भूकंप, जिस भूकंप की हम बार बार बात कर रहे हैं, अर्थक्वेक की बात करें, वो दरअसल होता क्या है। अगर हम एक आम शब्दावली में बात करें, अगर हम आम लोगों की भाषा में बात करें तो भूकंप को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे भारत में भूकंप आते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ ये कोलिजन हो रहा है इंडियन और यूरेशियन प्लेट का।
ये जो हम बैठे हैं जिस प्लेट पर, जी। ये स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। हम्म। ये 50 से 60 मिलीमीटर की दर से हर साल नॉर्थ ईस्ट की तरफ गति करती है। इसी के कारण ये हिमालय बना है। इन प्लेट के कोलिजन के कारण पहले यहाँ पर समुद्र था बीच में, और बाद में वो समुद्र हिमालय में कन्वर्ट हो गया उसका बॉटम, और अभी भी वो प्लेट गति कर रही है और इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस गई। अभी क्या हो रहा है, अभी भी मूवमेंट हो रहा है। आप जैसे एक मेज को रख दें और एक साइड से चाहे मिलीमीटर में भी उसमें एक साइड शिफ्ट कर दें, मिलीमीटर में भी उसमें गति करेंगे तो क्या होगा, उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही पूरे हिमालय में नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट में 2400 किलोमीटर में पूरी स्ट्रेस एक्यूमुलेटेड है। उसी का परिणाम था कि 4-5 बड़े भूकंप जिनका मैग्नीट्यूड 8 से ज्यादा था आए। आपने सेस्मिक गैप के बारे में बताया, तो उसे हम कहते हैं कि 1905 में एक कागड़ा में भूकंप आया, बड़ा भूकंप 8 से ज्यादा मैग्नीट्यूड का, और 1934 में बिहार नेपाल में आया। उसके बीच में जो एरिया है वो रप्चर नहीं हुआ है अभी, इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर क्यों रप्चर नहीं हुआ है, तो रप्चर हो सकता है भविष्य में। तो इसी के कारण हम सब लोग पूरे हिमालयन बेल्ट में, जैसे उत्तराखंड के बारे में आपने बताया, ये साइस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। बिल्कुल। तो हमें उस तरह की तैयारी रखनी पड़ेगी कि हमारे जो घर हो वो 4 और 5 साइस्मिक जोन में जो इलाके आते हैं उसके अनुसार। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे कि तैयारी हमारी किस तरह की होनी चाहिए और कितने हम तैयार हैं। इसको लेकर हम परत दर परत जानकारी जुटाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे आगे वाले समय में। लेकिन इस बीच डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, आपसे जरा ये समझना चाहेंगे हम वैज्ञानिक तौर पर, भूकंप को ना तो हम रोक सकते हैं ना ही उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। क्या हमारा विज्ञान, हमारे वैज्ञानिक अब इतने तैयार हैं कि कम से कम उसका आभास कब आ सकता है, या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हमें स्पष्ट हो जाए ताकि हम अपने लोगों को सुरक्षित महफूज जगह पर ले जाएं, या उनको पहले से ही अलर्ट किया जा सके? क्या ये संभव है? क्या ये हो पाएगा? देखिए, अभी तक विज्ञान इस फील्ड में काम कर रहा है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है। सिर्फ इतना पता लगा है कि जब कभी भूकंप आता है तो उसके पहले उस स्थान पर जो चट्टानों का एडजस्टमेंट होता है, रीसेटलमेंट होता है, चट्टानें तड़कती हैं और वो नीचे बैठती हैं या ऊपर उठती हैं। इस दौरान जो है वहाँ भीतर से जो रेडॉन नाम की एक गैस है वो निकलती है। तो पहली चीज तो ये है कि हमको अभी फिलहाल वैज्ञानिक इसका अध्ययन कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि धरती के भीतर जो एक गुठली है धरती की, वो सिंगल क्रिस्टल ऑफ आयरन की है। उसकी गति और ऊपर के परत की विषुवत रेखा की गति थोड़ी अलग है, और इस कारण जो है वायुएं से होती है, हिस्कोले खाती है धरती। और यही एक कारण भी माना जा रहा है कुछ वैज्ञानिकों ने कि उसके कारण जो है चट्टानों की टूट फूट ज्यादा होती है और भूकंप आता है। भूकंप को कोई आवाज नहीं कर सकता है। लगभग 25-30 जगह पर प्रतिदिन भूकंप आते ही रहते हैं, लेकिन जब उनकी तीव्रता 4-5 से ज्यादा हो जाती है तब नुकसान ज्यादा होता है। हालांकि जापान में तो भूकंप आते ही रहते हैं, पर वहाँ वो लोग तैयार हैं। अभी हमारे यहाँ बहुत हम प्राइमरी स्टेज में हैं। हमको कैसे हम तैयारी कर सकते हैं? जैसे हम अर्ली वार्निंग सिस्टम की भी बात करते हैं, तो उत्तराखंड में तो पहला वो प्रदेश जहां पर इसको बनाया भी गया और साथ ही साथ वहां पर इसको लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। क्या ये जो काम अब किए जा रहे हैं, क्या इतने काम कारगर साबित होंगे? जैसे आपने कहा कि इतना सक्षम अभी नहीं हो पाया है विज्ञान भी, किस तरह से हम समझ पाएंगे, किस तरह से हमें और तैयारी करने की आवश्यकता है? लेकिन सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हमको वहाँ पूरे हिमालयन बेल्ट में, वहाँ कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हमको सिस्मोग्राफ का जाल बिछाना पड़ेगा। और वो सिस्मोग्राफ का जाल ऐसा नहीं हो कि उसी स्टेशन से वो एक जगह जाए। इसका हमको एक लिंक तैयार करना पड़ेगा और विदिन 5 मिनट सभी जगह पता लग जाए कि यहाँ कितनी भूमि के अंदर हलचल हो रही है। फिलहाल शायद इस दिशा में हमारा देश काम भी कर रहा है, लेकिन इस गति को हमको बढ़ाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आप कैलिफोर्निया लीजिए, वह एंड्रयूज फॉल्ट के ऊपर कैलिफोर्निया बसा हुआ है और इस बात की पूरी संभावना है कि एक दिन वो आएगा जैसे हमारे यहाँ द्वारका की स्थिति हुई, वैसी की वैसी
मुझे लग रहा है शायद डॉक्टर राम की आवाज, नेटवर्क शायद कुछ इशू हो गया। फिर से जुड़ूंगी आपके साथ, शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। फिर से आपसे जानकारी लेंगे, बड़ी तफ्तीश से जानकारी मिल रही है। देखिए, समझने की आवश्यकता है हम सबको यही कि किस तरह से जो भूकंप है वो आता है और हम उसको लेकर अलर्ट मोड पर कितने हैं। इस बीच प्रोफेसर दीपक भट्ट जी, उत्तराखंड की बात लगातार हम करते हैं क्योंकि इस वक्त ऐसा लगता है कि बहुत खतरा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड से जुड़ी दिल्ली एनसीआर में कल भी आया झटका, उत्तराखंड में भी महसूस किया गया, उत्तरकाशी में भी महसूस किया गया। लेकिन इस बीच जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, उत्तराखंड में टिहरी डैम, अगर वहां पर किसी तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो दिल्ली पर इसका कितना प्रभाव, कितना इंपैक्ट पड़ सकता है, कितनी तैयारी इसको लेकर प्रदेश कर रहा है? देखिए, अगर जहां तक उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य की बात है तो उत्तराखंड में भूकंप की संभावनाएं तो प्रबल हैं और प्रबल रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि पहले के हमारे वक्ता और साइंटिस्ट और हमारे बताया उन्होंने, ये जोन 4 और 5 में है। अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वो लगभग जोन 4 की बात हम करते हैं, और जो हमारे हिल के जो हेमलेट्स हैं या गांव हैं वो जोन 5 में आते हैं। और हमारे जो उत्तराखंड से अगर शुरुआत करते हैं तो हमारे 3-4 जो बड़ी दरारें हैं, इनके बीच में जो हमारे शहर बसे हैं या गांव बसे हैं वो खतरे की जद में हैं, क्योंकि ये थ्रस्ट और फॉल्ट हम इसको भूवैज्ञानिक दृष्टि से बोलते हैं। मगर एक पहलू अगर हम देखें तो विगत काफी टाइम से छोटे छोटे मैग्नीट्यूड के जो भूकंप आ रहे हैं, तो अगर उस दृष्टि से सोचे हम तो उस दृष्टि से ये लगता है कि अगर ये छोटे छोटे भूकंप ऐसे आए तो बड़े भूकंप की संभावना कम हो सकती है जी। पर इसको प्रिडिक्ट करना बहुत आसान नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे कि हमारे डिवाइसेस, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात अगर रुड़की यूनिवर्सिटी या आईआईटी ने इसको डेवलप किया, पर उसका ऐसा एग्जैक्ट फोरकास्ट इतने विद इन टाइम फ्रेम में नहीं हो सकता कि हम अपने जान माल या इससे बच सकें। मगर अगर हम कंस्ट्रक्शन के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंस की तरफ जाना पड़ेगा, और जो मल्टी स्टोरी हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको थोड़ा रोकना पड़ेगा। बिल्कुल, ये अहम बात आपने की है प्रोफेसर दीपक जी कि हमें अपने कंस्ट्रक्शन वर्क को ध्यान में रखना होगा, रोकना भी पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार आविष्कार कर रहे हैं, नई नई चीजों को हम डेवलप कर रहे हैं, उसके वजह से प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ रही हैं। इसको हमें समझना होगा, इससे हम अछूते नहीं रह सकते हैं। लेकिन क्या उत्तराखंड में, जैसे आपने जिक्र किया, और उत्तराखंड किस तरह से, किस परिप्रेक्ष्य में है इस वक्त, कितना सुरक्षित है? पहले भी हम देख चुके हैं कि उत्तराखंड बहुत सारी तबाहियों से जूझ चुका है। 1991 में उत्तरकाशी में हुआ था जब भूकंप, कितनी मौतें हो गई थी वहां पर। क्या अब इन सब कारणों की वजह से दिल्ली को भी बहुत ज्यादा खतरा है इससे? देखिए, पहले तो अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट को इटसेल्फ खतरा है, क्योंकि हम लोगों ने इस तरफ जो हमारा वेजिटेशन कवर था, एक तरह से तो हम बात कर रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं, पर अगर शहरीकरण की बात करें तो वहाँ पे हम कुछ चीजों को डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को बना रहे हैं। और वो बिल्डिंगें जो आजकल अगर आप देहरादून के परिप्रेक्ष्य में लें तो यहाँ पे 5 मंजिल, 6 मंजिल, 7 मंजिला इमारतें खड़ी हो गई हैं, और जिनमें मुझे लगता है कि भूकंप प्रतिरोधी कोई ऐसा मानक परफेक्ट नहीं किया गया होगा। तो और जो ये बिल्डिंगें हैं या ये कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल हमारा जो एक दरार है जो देहरादून के पास में, उसको हम MBT बोलते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, उसके आसपास में बहुत ऐसी बिल्डिंग्स बन गई हैं। तो एनर्जी जब रिलीज होगी, उस भूकंप कोई आता है तो ये इन बिल्डिंग का कलेप्स होने का सबसे ज्यादा चांस है। बिल्कुल। और कैसे जो है हमें इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ध्यान रखना है, सुरक्षित रखना है, कैसे हम इन सब बातों को लेकर आगे आने वाले भविष्य में तैयारियां कर सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुशील कुमार जी, अगर हम बात करें जो हमारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, इतनी सोसाइटीज अब डेवलप हो रही हैं, क्या वहां पर भूकंप रोधी जो चीजें डेवलप की जाती हैं, क्या वो सक्षम हैं इतने रिएक्टर स्केल पर अगर भूकंप आता है उससे निपट पाने के लिए? क्या जो क्विक रेजिस्टेंस जैसी तमाम चीजों का निर्माण वहां पर किया जा रहा है, क्या ये सब काफी होगा? मैं ये कहूंगा कि उत्तराखंड में जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है वो काफी सेंसिटिव है। उसकी कमेटी का मेंबर मैं भी रहा हूँ, वहाँ पर डीएम मिले थे, उसकी कमेटी की मीटिंग। उन्होंने उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट में जो पहाड़ में जोन 4 और 5 के अनुसार
जिस तरह के घर होने चाहिए उस तरह की बुकलेट बना रखी है और वो उसे ट्रेनिंग देते हैं। इवन मेसनर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं कि बिल्डिंग किस तरह की बननी चाहिए। लेकिन अभी उस पर जो कार्य होना जरूरी है वो ये है कि जो हमारे बड़े स्ट्रक्चर हैं, यानी 3 मंजिल और उससे बड़े जो बिल्डिंग बनती है जी, तो उसमें हमें क्या करना होगा कि हमारा जो स्ट्रक्चरल डिजाइन होना चाहिए वो, यदि 5-6 मंजिल है तो स्ट्रक्चरल डिजाइन, जापान में आप देखेंगे 10-10, 12-12 मंजिल घर होते हैं, लेकिन वो बेसिकली पूरी तरह से मानक फॉलो करते हैं। तो हमें भी वो मानक फॉलो करने पड़ेंगे, वो बहुत जरूरी है। उस पर निगरानी रखना कि उस तरह के घर, जैसे जोशीमठ में देखा हमने कि कई मंजिल होटल है, क्या वो जोन 5 के अनुसार बना है, तो उस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है यहाँ पर। अगर आज वाडिया इंस्टीट्यूट से मैं संबंधित रहा हूँ, उन्होंने 20 से ज्यादा ब्रॉडबैंड सेस्मोग्राफ लगा रखे हैं, जीपीएस लगा रखे हैं, एक मल्टी पैरामीट्रिक जियोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी घुटने लगा रखी है, जो भूकंप के आने से पहले हमें सूचना देता है कि उसके प्रिकॉशंस क्या फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं उसमें जी। तो उस तरह की तैयारी है यहाँ पर उत्तराखंड में। और अर्ली वार्निंग सिस्टम भी वाडिया इंस्टीट्यूट, जैसे ऋषिगंगा में जो हुआ उसके बाद में काफी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाए हैं ताकि कुछ पता चल सके उससे पहले, भूकंप के आने से पहले और ऐसी आपदा के आने से पहले। तो मैं कहूँगा तैयारी पूरी है, अभी उसमें और चौकस होने की जरूरत है, क्योंकि ये भूकंप तो अफगानिस्तान में आया और क्योंकि इसकी डेप्थ 187 किलोमीटर थी, इस वजह से इसका जो डैमेज कौन था वो बड़ा था, बिल्कुल और पूरा नॉर्थ इंडिया शेक किया। लेकिन हमारे हिमालय में जो जिस डेप्थ से भूकंप आते हैं वो 20 किलोमीटर 10 से 20 किलोमीटर तक आते हैं, 10 से 20 किलोमीटर तक आते हैं भूकंप। तो हमें बिल्कुल इन सब चीजों को हमें मद्देनजर रखना होगा और इसको लेकर हमें तैयारी करनी होगी। डॉक्टर राम, अगर हम बात करें इंडियन टेक्टोनिक प्लेट की, तो वो तिब्बत प्लेट्स की तरफ बढ़ रही है और इस वजह से भी कहा जा रहा है कि ये सब जो संभावनाएं हैं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। क्या भूकंप से निपटने के लिए कुछ किया जा सकता है? क्योंकि जब भी चर्चा की जाती है ये तो हम हमेशा जानते हैं कि इसके कारण क्या है, वजह क्या है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इसको रोका जा सकता है? क्या अभी तक कुछ इस तरह की तैयारी या आने वाले समय में हो सकती है कि पहले से पता लगाकर रोकने की क्षमता हो पाए? देखिए, आज की तारीख में इस तरह का कोई भी पुख्ता इक्विपमेंट नहीं है, कोई तकनीक नहीं है जो ये बता दे इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर अमुक जगह पर भूकंप आएगा। रहा सवाल, भूकंप तो आएगा 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 और हमको सिर्फ एक ही चीज देखना है, उससे कम से कम जनहानि हो और उसके लिए हमको दूसरे देशों से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। जैसा मैं बता रहा था कि एंड्रयूज फॉल्ट के ऊपर कैलिफोर्निया बसा हुआ है और सब जानते हैं, जैसे हमारे द्वारका की स्थिति हुई थी, समुद्र में डूब गई थी, एक दिन वो भी डूब जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो काफी अच्छा हुआ है और भूकंप रोधी है। जो हमारे आदरणीय रोहिल्ला साहब ने कहा है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। हमको नई कंस्ट्रक्शन जो है भूकंप रोधी बनाना चाहिए, लेकिन जो पुराना कंस्ट्रक्शन है उसका ऑडिट करना भी जरूरी है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो है रॉजर विलम, कोलोराडो यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं, जियोफिजिसिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पर हिमालय पे काफी काम किया है। पॉल सपोनियर जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, आजकल सिंगापुर में काम करते हैं, उनसे मेरी चर्चा भी हुई है। दोनों का कहना ये है कि हर 1000 साल में हिमालय की तराई में एक मेगा अर्थक्वेक आता है और उसके संकेत इसलिए आ रहे हैं, इट इज ओवर ड्यू, और वो कहाँ आएगा, कैसे आएगा, इसके लिए आज की तारीख से हमको सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि 12 फरवरी 2023 से लेकर आज तक इस क्षेत्र में, इस पूरे के पूरे हिमालय के बेसिन में, हिमालय के बेसिन का मतलब है हिंदू कुश से लेकर उधर नॉर्थ ईस्ट और हमारे पूरी के पूरी जो रिंग है उसमें करीब करीब 9 बड़े भूकंप आ चुके हैं, जिनकी जो तीव्रता है 6.8 है, 4.9 है। तो ये एक संकेत देती है इतने कम समय में इतने अधिक भूकंप आना, माने भविष्य में कोई बिल्कुल ये संकेत, इन संकेतों से ही हमें सबक सीखना होगा। फाइनल कमेंट्स प्रोफेसर दीपक, आपसे बहुत जल्दी से समझना और जानना चाहेंगे। चर्चा अभी तक हमने की कि भाई रोका नहीं जा सकता है, ये हम सबको पता है, ना ही अभी तक हम इतने सक्षम हो पाए हैं कि इसको किसी भी तरह से पहले से ही भापा जाए। क्या किया जा सकता है सर, किस तरह से आगे आने वाले दिनों में तैयारी की जा सकती है? देखिए, अभी डॉक्टर रोहिल्ला जी और डॉक्टर राम जी ने जो काफी विस्तार से इस बारे में बात कर ली है,
मगर अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में लें या नॉर्थ से ईस्ट तक के जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, यहाँ पे मेरा ये मानना है कि सेस्मोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स की स्थापना सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के स्तर पे होनी चाहिए, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ इस चीज की स्टडी की जाए कि भूकंप का क्या प्रोबेबिलिटी है या जो भी स्टडी उससे संबंधित हो उसका सेटअप होना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी सेस्मोलॉजिकल इंस्टीट्यूट हैदराबाद में ही है और कई जगह नहीं है, तो ये सारे जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, जो पूरी बेल्ट हिमालय की है, इसमें ये सेटअप होना जरूरी है कि इसी का अध्ययन करें। बिल्कुल, और ख्याल रखना पड़ेगा और पहले से ही कम से कम तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, अन्यथा भविष्य में अगर इस तरह की संभावना, इस तरह का संकट रहता है तो वो हम सभी के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। बहुत शुक्रिया आप तब सभी पैनलिस्ट का, बहुत विस्तार से चर्चा की, बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश की हमने कि भूकंप को लेकर हम कितने तैयार हैं और कितनी तैयारी की आवश्यकता है। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।